एंगल बिटवीन टू कर्व। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स की। सबसे पहले तो एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, और सेम हेडिंग हम लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चंस चेंज होंगे और कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये कर्व है, इसको C1 कर्व बोला है, एक ये कर्व है, ये C2 कर्व है। अब दो कर्व के बीच में हमें क्या फाइंड करना है? एंगल। एंगल फाइंड करने का तरीका क्या होता था, किसी को कुछ याद है? एंगल बिटवीन टू कर्व इक्वल टू एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। टेंजेंट्स के बीच में तो एंगल, बट कहां पर? एट इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे ये P है, दिस इज P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसमें फर्स्ट वाले कर्व पर टेंजेंट को ड्रॉ किया तो ये T1 बना, सेकेंड वाले कर्व पर टेंजेंट को ड्रॉ किया तो ये T2 बना। जो इन दोनों T1 और T2 के बीच में एंगल होगा वही क्या होगा? कर्व के बीच में एंगल होगा। अब मेरी बात समझो बेटा, T1 और T2 ये जो टेंजेंट्स हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइंस हैं? अब ये स्ट्रेट लाइंस है तो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो सबको आता है। अब लेकिन इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आता है, फाइंड एंगल बिटवीन टू कर्व, तो हमेशा याद रखना उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उस तरीके से आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप होता है आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जो दो कर्व होंगे उनका क्या निकालें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी सेकेंड स्टेप इसमें क्या होगा? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए तो आपको M1 फाइंड करना है और M2 फाइंड करना है। M1 और M2 का मतलब क्या? M1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट एंड M2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? हमें क्या करना पड़ेगा? कर्व को डिफरेंशिएट, जैसे ही फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे उसमें P पॉइंट पटक देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? M1 की वैल्यू। सिमिलरली जैसे ही सेकेंड कर्व को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx है सेकेंड कर्व का, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पटक देंगे तो M2 मिल जाएगा। यदि हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो थर्ड स्टेप क्या होगा? M1 और M2 मिल गया तो वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू मॉड M1 माइनस M2 बोलो या M2 माइनस M1, बात बराबर है, मॉड लगा हुआ है, अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें बहुत ध्यान से देखो, अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहला स्टेप हमने क्या बताया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बट कभी कभी जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का निकालते हैं, कर्व इतने भयंकर होते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ही नहीं पाते। तो यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पाए तो ये सारा प्रोसेस फेल हो जाएगा। तो कभी कभी याद रखना, जब भी कर्व ऐसे हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा है तो हम लोग सीधे सीधे उनको डिफरेंशिएट करेंगे। कर्व को फर्स्ट वाला M1 निकालेंगे और सेकेंड वाला M2। मैक्सिमम टाइम्स ये पाया जाता है कि जब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना टफ होता है तो ये जो M1 और M2 होते हैं इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिख जाता है। क्या होता है जब क्या नहीं निकाल पाते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लोग सीधे क्या करते हैं? फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड कर्व को, और डिवाई अपॉन दोनों के डिवाई अपॉन dx को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, और वैल्यू कितनी आ जाए? यदि दो कर्व के डिवाई अपॉन dx का प्रोडक्ट -1 आ गया, मतलब वो दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर हो गए। ये बात समझ में आई? अच्छा, तीसरा तरीका, कभी कभी क्या होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकलता है, ठीक है, बट होता क्या है एक्चुअल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है। तो उसमें हमें जो दो कर्व गिवन होते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने उनको सॉल्व करना सोचा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें लगेगा यार इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा नहीं, बट एक्चुअल में जेई वाला ये कहता है नहीं, आप हिट एंड ट्रायल करके देख लो, शायद कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके लिए दोनों कर्व पे कोई कॉमन पॉइंट मिल जाए। अब हिट एंड ट्रायल तो वो 1000 तो नहीं पुट करा देगा,
वो क्वेश्चन तो आपसे ऐसा पूछेगा जो हिट एंड ट्रायल कर सके। जैसे x की वैल्यू 0 रखवा देगा दोनों कर्व में, तो यदि y दोनों में सेम आ गया तो 0,1 कॉमन पॉइंट दोनों के ऊपर हो गया। फिर यदि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो x की वैल्यू 1 रखवाएगा दोनों कर्व में, दोनों कर्व में x की वैल्यू 1 रखी है, y सेम आ गया तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 पुट कराएंगे, +-1 +-2 +-3, इससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। 1000 2000 तो नहीं पुट कराएंगे, उतना तो कोई भी नहीं सोच पाएगा, मैं भी नहीं सोच पाऊंगा एट रैंडम। तो वो ऐसा कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें हिट एंड ट्रायल यदि करना है तो इन्हीं नंबर्स में से होता है ज्यादातर। अच्छा, अब ये कैसे फंक्शंस, कैसे कर्व होते हैं जिनमें ज्यादातर हिट एंड ट्रायल लगता है। यदि कभी भी आप देखना कि इक्वेशन आपकी मतलब उसमें एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन आ जाए, लॉगरिथमिक टाइप का फंक्शन आ जाए, या अलग अलग बिहेवियर के फंक्शन आते हैं। जैसे एक कर्व में एक्सपोनेंशियल है, दूसरे कर्व में लॉगरिथमिक है, एक कर्व एल्जेब्रिक है, दूसरा कर्व में ट्रिग्नोमेट्रिक है। यदि अलग अलग बिहेवियर वाले कर्व है तो ज्यादातर हिट एंड ट्रायल से कॉमन पॉइंट निकल के आ जाता है। क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप, उसके बाद M1 और M2 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एंगल आ गया। मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा तो dy अपॉन dx दोनों के मल्टीप्लाई, -1 आया तब तो खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर इसके बावजूद भी कभी कभी क्या होता है, dy अपॉन dx -1 वगैरह, तो उसमें पॉइंट होता है बट हम लोग निकाल नहीं पाते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल। क्लियर है ये बात? एक बार इतना नोट कर लो, ठीक है? आगे फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अभी क्वेश्चन आएगा उसमें हम समझा देंगे। अभी सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नोट हो गया? चलिए लिखना बंद करो। एक चीज और समझो बेटा, जैसे एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, कितने कर्व हैं, दो कर्व हैं। अच्छा, ये फर्स्ट कर्व है C1, ये कौन सा है, C2। इन दोनों ने कहां कहां इंटरसेक्ट किया, A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। ये दोनों कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। माना कि इस जगह पर भी, A की जगह पर भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैंने टेंजेंट्स नहीं ड्रॉ किया, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, बट एक्चुअल में जो एंगल बिटवीन टू कर्व होता है, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स के बराबर होता है। अच्छा, इस जगह पर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर भी जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। मतलब कोई दो कर्व है, जितने भी इंटरसेक्शन है, ये सभी इंटरसेक्शंस पर 90 डिग्री बनाता है। तो इस तरीके के कर्व को क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व बोलते हैं। अच्छा, याद है ऑर्थोगोनल कर्व की इक्वेशन निकालना सिखाया था? कैसे सिखाया था, डिफरेंशियल इक्वेशन में। अरे आप देखना, रिवीजन उसमें करना अपनी नोट्स में। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कर्व गिवन होता था और उसके परपेंडिकुलर कर्व निकालते थे। पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, उसके बाद दूसरे वाले कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, देन उसको सॉल्व करके उसका कर्व निकालते थे। याद आ रहा है? तो ऑर्थोगोनल कर्व तो निकाल लेते हो, एक कर्व गिवन हो, ऑर्थोगोनल कर्व निकाल ले जाओगे। ये हमने कम से कम 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में। अच्छा, अब इसमें देखो, ऑर्थोगोनल कर्व होते क्या है, ऐसे कर्व जो आपस में परपेंडिकुलर है, या फिर जितने भी इंटरसेक्शन हो सभी जगह एंगल कितना बने। जैसे अब एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक क्वेश्चन ये बच्चा कर सकता है, सर क्या, जैसे मान लीजिए यहां पर 90 डिग्री है बट यहां पर 90 डिग्री नहीं है, यहां कुछ और है, मान लीजिए 45 डिग्री, क्या ये ऑर्थोगोनल कर्व है? तो ये ऑर्थोगोनल कर्व नहीं है, नॉट ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल कर्व नहीं है। मैंने बोला ऑर्थोगोनल कर्व वही होंगे जो सभी, जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। कहीं पर भी डिफर कर गया तो वो कर्व ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। अच्छा, एक होता है आइसोगोनल कर्व, बताया होगा। ऑर्थोगोनल के समय आइसोगोनल 30 डिग्री वाला एक कर्व बताया था, याद ही नहीं आ रहा है, रिवीजन अभी कुछ दिन पहले ही किया। आइसोगोनल में क्या होता है, जैसे एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, मान लीजिए यहां पर 30 डिग्री एंगल है इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर,
तो इस जगह पर भी कितना होना चाहिए, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सभी जगह एंगल सेम है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोगोनल कर्व। अब ये बोलोगे सर 90 90 भी तो सेम हो जाएंगे, बट ये 90 वाला एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है, तो ये पॉइंट नोट कर लो स्पीड में। मंडे को आपका रिवीजन होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, ओके। लगभग 2 लेक्चर्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा, ऐसे 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम मिनिमम। फिर एक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आता है रॉलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी। इसका यूज एक दो बार किया हम लोगों ने, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इतना पढ़ेंगे। उसके बाद रिवीजन में आएगा अपना बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद बाइनोमियल थ्योरम को रिवाइज करेंगे। नोट हो गया सभी का? चलिए अब इसी में एक चीज और है, बहुत ध्यान से, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। जैसे 2 कर्व हैं, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, ठीक है। ये दोनों कर्व इस जगह पर टच कर गए, इन दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना होगा, जिससे पूछ रहा हूं वही बताएगा और कोई नहीं। इन दोनों कर्व के बीच में एंगल, इन दोनों कर्व के बीच में एंगल 0, इन दोनों कर्व के बीच में एंगल, अरे एंगल कर्व के बीच का मतलब टेंजेंट से, जैसे ये फर्स्ट कर्व है, फर्स्ट कर्व पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये बनी, और सेकेंड कर्व पर भी हमने टेंजेंट इस पॉइंट पर ड्रॉ किया, वही बनेगी। जब टेंजेंट ही सेम है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। यदि 2 कर्व टच कर जाए तो उनके बीच में एंगल हमेशा क्या मानोगे, तो हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा भी कर्व दे सकते हैं शायद वो 2 कर्व आपस में टच कर रहे हो, तो वो जो जहां टच करते हैं वहां पर उनके बीच का एंगल 0 होगा। ये बात समझ में आ रही है? नोट कर लो, अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये ऐसा नोट कर लेना, इफ 2 कर्व टचेस ईच अदर देन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहां टच कर रहे हैं वहां पर एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स वाई इंटू के, ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल कर्व हैं। देन फाइंड वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ दीज टू कर्व आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। चलिए बहुत ध्यान से, तो बेटा ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब उनके डीवाई अपॉन डीएक्स का प्रोडक्ट। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, डीवाई अपॉन डीएक्स ऑफ फर्स्ट कर्व। क्या फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं? कितना आएगा, 1/2y, पक्का 1/2y, इसके अलावा कुछ और तो नहीं आएगा, पक्का। सेकेंड कर्व का डीवाई अपॉन डीएक्स निकालें, सेकेंड कर्व का डीवाई अपॉन डीएक्स कितना, माइनस का y बाई एक्स, पक्का माइनस का y बाई, देख लो भाई सही है। अच्छा, दीज टू कर्व आर परपेंडिकुलर टू, इट मींस इनका प्रोडक्ट -1, तो 1/2y, ठीक है, इंटू माइनस वाई बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस, के तो कहीं बना ही नहीं। हाँ, एक्स और वाई भी इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू के टर्म में, तब भी हो जाएगा। एक काम ऐसा करते हैं, सुनो बेटा, इधर समझो, इधर समझे, ये डिफरेंशिएशन किसका है,
यदि हम y की जगह k बाई एक्स रख दें तो ये बनेगा माइनस का k अपॉन के भी नजर आने लगेगा। अभी इनका प्रोडक्ट कर दें, माइनस के अपॉन मल्टीप्लाई करोगे 2x² y एंड दिस इज इक्वल टू, क्लियर है? अच्छा अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, ऊपर के है नीचे अभी भी x और y बचे हुए हैं। अच्छा x² इंटू वाई को क्या हम 2 ऐसे अलग कर दें, x इंटू वाई अलग कर दें और एक x और बच जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है k, ये नीचे x बचा, दिस इज इक्वल टू 1, k से k चला गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। यदि x 1/2 आ गया तो y भी निकल के आ जाएगा। x की जगह 1/2 रखोगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2, x और y दोनों आ गए। ये x और y दोनों इस वाले कर्व में रख दीजिए, क्या k की वैल्यू निकल के आ जाएगी, k इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2, पक्का 1/2√2, देख लो भाई। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। फाइंड करना है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, कर्व है आपके पास, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x एंड y इक्वल टू x² प्लस 1, y इक्वल टू x² प्लस 1। इन दोनों कर्व के बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों कर्व के बीच में क्या एंगल होगा, कितने एंगल पे वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप गाना सुनते सुनते भी पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, जिसको मैथ आती है वो ऐसा कर सकता है, और जिसको दिमाग जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो फिर बहुत फोकस करना पड़ेगा मैथ्स पे। ऐसे मैं क्या करता था, मेरे पास उसमें एक छोटा सा फोन होता था नोकिया का, पहले वही फोन चलते थे, ये सब नहीं होते थे। तो भाई पहली बात तो 12th तक कोई फोन ही नहीं मिला, फिर 12th के बाद एक फोन मिला, वो छोटा सा नोकिया का, नोकिया कौन सा 1600 कुछ ऐसे करके होता था, पैसे नहीं हो, 1600 कुछ कंपनी कुछ ऐसी जो भी होती थी वो, तो उसमें गाना आते थे। तो जब मैं मैथ्स पढ़ता था तो उससे गाना सुनता था, मैं मैथ्स पढ़ता जाता था, गाने सुनता जाता था, और उसमें बात भी होती थी, और उसपे मतलब वीडियो वीडियो नहीं चलते थे ये सब। मतलब अभी क्या, अभी तो सब बढ़िया फोन आ गए, आप लोग उसमें ऑनलाइन लेक्चर भी देख लेते हो, हम लोग पास तो उतना सब नहीं था, सोल्यूशंस भी नहीं मिल पाते थे। आप तो ऑनलाइन सर्च कर लेते हो सोल्यूशन, कोई क्वेश्चन आया सर्च कर लिया, कौन कौन से नट्स होते हैं उसमें, डाउट नट है ना, और कौन सा टॉपर्स, और बायजूस पे आता है, और कई सारी जगह है। सबसे ज्यादा फेमस कौन है, टॉपर्स, टॉपर्स, टॉप टॉपर्स हैं। चलो भाई निकालो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ऐड हो गया, हमारे बच्चे जो देखेंगे वो देखें, अच्छा कहाँ टॉपर्स है ना। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 0,1 आ रहा है, हिट एंड ट्रायल मार दिया इन्होंने, कहा 0 रख के देखो एक बार, रख के देखें 0, 0 रखने पर ये 0 रखने पर 1,
मतलब y की वैल्यू इधर 0 रखोगे तो यार 0,1 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बात है, इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर लिया, ये थोड़ा ये तो मुश्किल था डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का नहीं आ रहा है, ऊपर वाला तो आसान है, नीचे वाला डिफिकल्ट था। अरे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दो, x की पावर कितनी है 2 है, तो उसमें मेहनत करनी पड़ती, 2 से कहना पड़ता कि भाई आगे आओ एक पावर कम करो, तो 2x हो जाता है, और 1 का डेरिवेटिव कितना आसान है 0। तो बस यहाँ पर ये जो पावर वाला लफड़ा था वो थोड़ा टफ था। अब इस वाले में देखो, एक्चुअल में देखें ये लिखा क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन वो y इक्वल टू 1 है। अरे फर्स्ट फंक्शन क्या है, और जो सेकेंड फंक्शन है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। नहीं आया, आया नहीं। फर्स्ट फंक्शन कितना है, कैसे, अरे वी नो दैट मॉड एक्स मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर के 1 से लेकर के कहां तक, मैंने कराया क्वेश्चन ये क्लास में, कराया ना, यही सेम क्वेश्चन कराया था कि इसका रेंज बताओ, दैट इज फ्रॉम 1 टू √2। यदि इसकी वैल्यू 1 से लेकर √2 तक है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले, ऐसे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 1 से 1.41 के बीच में, तो 1 से 1.41 के बीच वाले नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इन सभी नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। तो पहला वाला कर्व y इक्वल टू, दूसरा वाला कर्व, अरे पहली वाली लाइन है क्या, दूसरा वाला पैराबोला है क्या, ड्रॉ कर सकते हो, एक बार ड्रॉ करके देखें, बहुत ध्यान से दो, पैराबोला ये वाला कहां पर जाएगा, अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जैसा ऐसा आएगा, यहां वर्टेक्स होगा। अरे बोलो भाई, पैराबोला ऐसे होता है 1 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट, और दूसरा एक ये लाइन है क्या, ये y इक्वल टू 1 वाली लाइन है, और ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों C1 और C2 आपस में क्या कर रहे हैं, बातें नहीं बेटा, C1 ये वाला C1 है, ये C2 आपस में टच कर रहे हैं, मतलब इनके बीच का एंगल, जब सिंपल कर्व है तो एक बार, अरे सीधे सीधे दिख रहा y बराबर 1 इसको टच कर रहा है कि नहीं, सिंपल सा है। y स्क्वायर इक्वल टू 16x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इनके बीच में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा जब दो कर्व गिवन होते हैं और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले पॉइंट निकालने की कोशिश कर। अच्छा जब पॉइंट निकाल रहे होंगे तो वाई स्क्वायर की जगह 16x रख रहे होंगे, और जैसे ही वाई स्क्वायर की जगह आप 16x रख रहे होंगे तो ये बहुत ही खराब
टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x में फैक्टर वगैरह तो हो नहीं रहे, रूट के टर्म में चीजें आ रही हैं। तो जब x बहुत रूट टाइप का आ रहा है और यहां पर रखोगे तो y और भी रूट के अंदर रूट हो जाएगा। तो क्या ये डिफिकल्ट टाइप का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? अरे भाई, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बहुत गंदा टाइप का निकल रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गंदा टाइप का आता है तो तुरंत हम उसको स्टॉप कर देते हैं, मतलब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना नहीं है, इसके अलावा कुछ और सोच लेते हैं। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना निकले तब dy अपॉन dx पहले निकालेंगे। पहले वाले का dy अपॉन dx 8 पक्का, ये फर्स्ट कर्व का dy अपॉन dx है। सेकेंड वाले कर्व का dy अपॉन dx माइनस का y/x पक्का, माइनस x/y माइनस का x/y। अच्छा, इनका प्रोडक्ट करके देखें। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 8x अपॉन वाई स्क्वायर, क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? अरे यही तो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों का। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? वाई स्क्वायर की जगह 16x रख के देखो। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? -1/2 आ रहा है। कैलकुलेशन देखो एक बार, कहीं शायद कुछ गड़बड़ हो। पहले ये जो तो वो बताओ, एकदम तुम्हारी सही है। -1/2 आ रहा है। माइनस 8/y, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कितना है? -x/y है पक्का। यहाँ पर जो कर्व है वो 2x² इक्वल टू, तो ऐसा है। नहीं तो हम लोग बता ही नहीं पाएंगे ना फिर। तो अभी कितना आ जाएगा? यहाँ × 2 आ जाएगा क्या? यहाँ × 2 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? -1। इसका मतलब इन दोनों कर्व के dy अपॉन dx का प्रोडक्ट, इट मींस फर्स्ट वाला कर्व सेकेंड वाले कर्व के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब मैक्सिमम टाइम्स ये देखा जाता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डिफिकल्ट है तो हम dy अपॉन dx का प्रोडक्ट करें और वो कितना आ जाता है? -1। नहीं आ रहा है तो फिर गलत हो रहा है कुछ। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन। चलिए इन दोनों कर्व के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। y इक्वल टू 3 की पावर x-1 log x पे c और y इक्वल टू x की पावर x-1, इन दोनों कर्व के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। दोनों कर्व के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। x की पावर x है, x की पावर x, ये x की पावर x है भाई। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन निकालने चलोगे और जब निकालने चलोगे तो ऑब्वियस सा निकाल, तो हम लोग dy अपॉन dx की तरफ सोचेंगे। dy अपॉन dx भी बहुत गड़बड़ आएगा।
क्या हिट एंड ट्रायल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है? क्या रखा है x की वैल्यू, तो y कितना आया? पक्का? क्या देखो ये 1,0 पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है? तो मैक्सिमम टाइम्स कभी कभी, अच्छा ये कैसे पता चला ज्यादातर एक्सपोनेंशियल हिट एंड ट्रायल का दिमाग में कैसे आया? क्योंकि कहीं लॉग है, कहीं किसी की पावर कुछ, मतलब हिट एंड ट्रायल। अरे हिंट दिया था कि यदि अलग अलग बिहेवियर के फंक्शंस दिख जाए तो हिट एंड ट्रायल लगाने की कोशिश करते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाए तो अभी dy अपॉन dx निकालेंगे, तो फर्स्ट वाले कर्व का dy अपॉन dx निकालो। dy अपॉन dx में आप x की जगह 1, y की जगह 0 रख दीजिए। सेकेंड वाले कर्व में dy अपॉन dx ऑफ सेकेंड कर्व, सेकेंड कर्व में इसमें भी आप 1,0 पुट कर दीजिए। चलिए दोनों की वैल्यू बताएं। यदि किसी बच्चे को डिफरेंशिएट करना नहीं आता तो पूछ सकते हो सर ये डिफरेंशिएशन कैसे होगा, थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। और डिफरेंशिएट एक लाइन में करना, उसके बाद उसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू रख देना, नंबर्स रख देना। एक लाइन में जैसे डिफरेंशिएट हुआ, जो लाइन बनी उसको सिंप्लीफाई नहीं करना है कि ऐड कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, सीधे x की जगह क्या रख दो 1 और y की जगह 0, जो बचा dy अपॉन dx वही आपका dy अपॉन dx हो गया। एक लाइन बस लिखनी डिफरेंशिएशन की। जैसे इसका फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करके दिखाएं, तो a की पावर x का a की पावर x होगा इंटू लॉग a बेस c होगा, इंटू सेकेंड फंक्शन लिखोगे, प्लस का सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x होगा इंटू फर्स्ट फंक्शन। सीधे सीधे आप इसमें वैल्यू रख दो, x की जगह 1 रखो, y की जगह 0। x की जगह 1 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और x की जगह 1 रखने पर ये कितना बचा? 1 बचेगा क्या? इसका मतलब dy अपॉन dx ऑफ फर्स्ट कर्व कितना आया 1,0 पर 1। ऐसे सिंपल सा ये लाइन डिफरेंशिएट करनी, एक लाइन में, एक लाइन में डिफरेंशिएट करें। अरे इसमें पावर रूल लग जाएगा क्या, या फिर लॉग वाला? लेकिन यहीं पे लॉग नहीं ले सकते हो, -1 का लफड़ा आ जाएगा। कैसे लॉग ले लोगे? या तो इसको अलग करके करो, इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकाल लो, फिर वो जो आएगा इसका डिफरेंशिएशन यहां रख दो और उसका डेरिवेटिव 0। यहां लॉग लोगे तो कैसे हो पाएगा, पावर आगे आ ही नहीं पाएगी, -1 का लफड़ा आ जाएगा। या तो पावर रूल बताया था, पावर रूल में डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था, यहीं पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, x की पावर x है, बेस भी वेरिएबल पावर भी, तो हमने क्या बोला था, जो है बेस की पावर वही लिख दो। फिर उसके बाद क्या करते थे, याद ही नहीं तुम, पावर अपॉन बेस, तो पावर कितना x, बेस कितना x, किसका डिफरेंशिएशन? अरे किसका डिफरेंशिएशन? बेस का डिफरेंशिएशन कितना? फिर ln के अंदर कौन जाता है? बेस, किसका डिफरेंशिएशन? पावर का। अरे याद नहीं है, x की जगह 1, y की जगह 0। या ऐसा नहीं करना तो लॉग वाले से कर लो, आपकी मर्जी। बताओ कितना आया? 1 आ जाएगा पक्का? इसका मतलब समझ में आया? स्लोप सेम, मतलब टेंजेंट पैरेलल, पैरेलल की बात ही थोड़ी नहीं, दूर दूर थोड़ी नहीं कर रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकाल रहे हैं। इसका मतलब टेंजेंट सेम। अरे जब स्लोप सेम है, दो लाइंस का, दो टेंजेंट का स्लोप सेम हो गया, तो एंगल कितना? बोलो भाई। अरे एंगल सेम है ना दोनों का, दोनों के टेंजेंट का एंगल सेम। अरे स्लोप सेम है, तो स्लोप सेम तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। These two curve are orthogonal, orthogonal, then find value of a।
प्लस माइनस, दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, मतलब दोनों का डीवाई अपॉन डीएक्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। फर्स्ट वाले का डीवाई अपॉन डीएक्स कितना आया, डीवाई अपॉन डीएक्स फॉर फर्स्ट कर्व माइनस का 4x अपॉन ए स्क्वायर, पक्का इतना आ रहा है। अच्छा, सेकेंड वाले कर्व का डिफरेंशिएशन करके देखें तो ये कितना आ रहा है, 8 अपॉन वाई आ रहा है। These two curve are orthogonal to each other, मतलब इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर, माइनस का 4x अपॉन ए स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय वाई, दिस इज इक्वल टू -1। -4 नहीं आएगा, पक्का देख लो, कुछ अलग आ रहा है क्या, देख लो कैलकुलेट करके, आप लोग बता रहे हैं तो लिख रहे हैं हम। आ रहा है, चलो देखते हैं, यहां पर देखते हैं। अच्छा, ऊपर कितना बना माइनस का 16x, नीचे कितना बना ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस। अच्छा, वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अच्छा 32 आ जाएगा ऐसा। अच्छा, वाई स्क्वायर का मतलब दोनों आपस में कैंसिल वैंसिल, माइनस माइनस प्लस, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर ले जाओगे। a1 x स्क्वायर, बेटा प्लीज बातें नहीं, b1 y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, a2 x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। These two curve are orthogonal to each other, orthogonal to each other, then find relation। आपको रिलेशन बताना है किसके बीच में, a1 कॉमा a2 कॉमा b1 कॉमा b2, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। if these two curves are orthogonal to each other means perpendicular to each other, then find relation between a1 a2 b1 b2। रिवीजन में हम लोग 2 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं, एरिया अंडर कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट मेजरमेंट रिवाइज हो गया, टेंजेंट नॉर्मल आज आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा इसका, देन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का रिवीजन मंडे से चालू। आपका a1 a2 b1 b2 में रिलेशन, उसमें xy नहीं बचना चाहिए, ये याद रखना है। जो भी रिलेशन हो उसमें x और y ना बचे, ऐसा कुछ रिलेशन फाइंड करना है। चलिए, सबसे पहली बात तो ऑर्थोगोनल है मींस इनके डीवाई अपॉन डीएक्स का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट वाले का डीवाई अपॉन डीएक्स डायरेक्ट लिख दें, कितना आया
माइनस का a1x अपॉन b1y और सेकेंड वाले का dy अपॉन dx माइनस a2x, ये बन रहा है, एंड इनका प्रोडक्ट, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे ये फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, ये सेकंड वाले का, कर्व आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर मींस प्रोडक्ट इक्वल टू -1। क्लियर है सभी को? अच्छा, इसमें से माइनस माइनस प्लस, मतलब a1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा? अच्छा, a1 a2 करके, a1 a2 b1 b2, तो a1 इंटू a2 एक्स स्क्वायर अपॉन में b1 इंटू b2 वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब हमें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई भी रिमूव करने, ए और बी में रिलेशन लेके आना है। अब ये एक्स और वाई कैसे रिमूव होंगे? अच्छा, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में घटा दे तो उनसे एक्स और वाई में रिलेशन मिल जाएगा। घटा के देखते हैं। अच्छा, इधर घटाते हैं, तो डायरेक्ट इनको घटाओगे तो a1 माइनस a2 एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहां घटाओगे तो b1 माइनस b2 वाई स्क्वायर बनेगा, और इस साइड इक्वल में घटाओगे 1 से 1 जाएगा तो 0 बन जाएगा। क्लियर है? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर यहां से कितना निकल के आएगा? b2 माइनस b1 अपॉन a1 माइनस a2 निकल के आएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इस रिलेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो a1 a2 अपॉन b1 b2 और एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं? b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2, और इक्वल टू में ये माइनस और इसका माइनस चला गया, इक्वल टू में क्या बचा? अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक काम करते हैं, इधर b1 माइनस b2 रखते हैं, जैसा ऑप्शन है क्वेश्चन में वैसा ऑप्शन में हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अपॉन में बचा b1 इंटू b2, और उस साइड जाएगा a1 माइनस a2 अपॉन a1 इंटू a2। अभी अलग अलग कर दें, डिस्ट्रीब्यूट, b1 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन b2, b2 को इससे डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन b1, a1 को इससे डिवाइड करोगे 1 अपॉन a2, a2 को इससे डिवाइड करोगे 1 अपॉन a1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a1 a2 b1 b2। नोट करें भाई, किसी को डाउट हो तो पूछो। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। These two curves are perpendicular to each other। समझ में आ रहा बात? तो आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस।
चलो इधर देखो बेटा, अभी जो क्वेश्चन किया था और ये जो क्वेश्चन है सेम है। आप देखो एक तरीके से इसको इससे कंपेयर करो तो a1 की जगह यहां क्या लिखा है 1/a²। a1 की वैल्यू देखें तो 1/a² और b1 की जगह क्या लिखा हुआ है 1/b²। बोलो भाई a2 की जगह क्या लिखा हुआ है 1/l² और b2 की जगह क्या लिखा है माइनस का 1/। बोलो भाई, अरे सेम ही तो लिखा है। इसका मतलब 1/b2। b2 वाले का रेसिप्रोकल कितना आया b2 वाले का रेसिप्रोकल -m²। माइनस लगा 1/b1। b1 वाले का रेसिप्रोकल कितना b² इक्वल टू 1/a2। a2 वाले का रेसिप्रोकल l² और माइनस का 1/a1। a1 वाले का रेसिप्रोकल a²। तो क्या चाहिए हम लोगों को, इसको इधर भेज दे। इसको इधर भेजोगे तो l² प्लस m² हो जाएगा क्या, इसको उधर भेजोगे तो a² माइनस b² हो जाएगा क्या। और ये दोनों इक्वल हो गए ना, दोनों इक्वल तो ये रेशियो 1 आ जाएगा। अरे बोलो भाई यहां से देखें तो a² माइनस b² अपॉन l² प्लस m², दिस इज इक्वल टू 1। बोलो सेम क्वेश्चन कराया हुआ नहीं कर पाएंगे तो गलत बात है। अरे बिल्कुल सेम वही तो थोड़ी नहीं आ जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे। अच्छा अभी कौन सी हेडिंग हम लोगों ने पढ़ी, एंगल बिटवीन टू कर्व। सबसे पहले क्या निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरे नंबर पे m1 और m2, तीसरे नंबर पे फॉर्मूला का यूज किया। ऐसे कई क्वेश्चन है ये बट कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए dy अपॉन dx पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया, dy अपॉन dx एक जगह 1/2 आ गया, दूसरी की जगह 3 आ गया, वैल्यूज रख दी, वो तो हर बच्चा कर ले जाएगा। जो नहीं कर सकते थे वो क्वेश्चन करा दिए। ऑर्थोगोनल लिखा हो तो सीधे सीधे dy अपॉन dx का प्रोडक्ट। आपकी कुछ ऐसी इक्वेशंस हो एक्सपोनेंशियल लॉग साइन ऐसा कुछ हो तो हिट एंड ट्रायल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे बोलो भाई इतना ये क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए अच्छा एक हेडिंग हमने आपको पढ़ाई है लेंथ ऑफ टेंजेंट, पढ़ाई है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पढ़ाया है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें, एक बार रिवाइज कर दें और उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो रिवीजन में ये पढ़ा चुके, अभी भी पढ़ाया था, किसमें पढ़ाया था डिफरेंशियल इक्वेशन में भी रिवाइज कराया है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे, अभी किसके क्वेश्चंस कर लेंगे टेंजेंट नॉर्मल पर बेस्ड। अरे क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग होंगे, कॉन्सेप्ट वही है। ये कौन सा एक्सिस, ये कौन सा, ये कौन, इस पर इस कर्व पर एक पी पॉइंट, ये कौन, कोई दिक्कत तो नहीं, ये कौन, ये नॉर्मल, ये टेंजेंट। टेंजेंट ने कितना एंगल बनाया किसके साथ एक्स एक्सिस के साथ, पी पॉइंट कितना माना x1 कॉमा, बोलो ये वाली लेंथ कितनी वर्टिकल लेंथ है ना, इसके इक्वल y1 के। अच्छा आप देखना ये p इस वाले पॉइंट को a माना, pa को क्या बोलोगे कौन सी लेंथ, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये नॉर्मल, नॉर्मल ने x एक्सिस को b पर काटा, pb कौन सी लेंथ, लेंथ ऑफ नॉर्मल। इस टेंजेंट का क्या ये शैडो बनेगा x एक्सिस पर, ये AD क्या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये DB क्या लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। आता है ना इतना। अच्छा अब एक चीज समझो बेटा, जैसे मैं बात करूं AD बताना है, किसकी वैल्यू बतानी है AD की वैल्यू बतानी है, बट y1 के टर्म में थीटा गिवन है, तो ये AD कितना आएगा, AD कितना आएगा y1, अरे बोलो भाई y1 cot थीटा,
अरे देखो, ना आए तो पूछो। अच्छा ये डीबी कितना आएगा? y1 tan थीटा। नहीं समझ में आया? अरे ये छोटा सा ट्रायंगल लिया, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा, तो बेस निकालोगे तो कितना आएगा? y1 cot थीटा आएगा। अब ये वाला लिया तो इस केस में ये थीटा बन जाएगा, बोलो भाई। तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो लगाओगे तो क्या बनेगा? y1 tan थीटा। अरे बोलो भाई। अच्छा ये वाली एपी लेंथ क्या बनेगी? y1 cosec थीटा। अरे ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, y1 cosec थीटा। और ये लेंथ ऑफ ये वाली नॉर्मल क्या बनेगा? y1 sec थीटा। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है? y1 cosec थीटा। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना होता है? y1 cot थीटा। लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होता है? y1 sec थीटा। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होता है? y1 tan थीटा। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो dy अपॉन dx में पढ़ा था। अरे बोलो भाई। अब इसमें एक लफड़ा है, सुनो। लफड़ा ये, जैसे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप का बना दिया, तो y1 तो पॉजिटिव होगा ना, लेकिन ये किसी और क्वाड्रेंट में पॉइंट वगैरह पहुंच गया तो y1 टाइप का नेगेटिव हो जाएगा। और ये हम लोग लेंथ ले रहे हैं तो सभी पे क्या लग जाएगा? सब लोग लगा नहीं रहे, जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए -3 आया तो बोल देंगे लेंथ कितनी आ गई? +3। कोई दिक्कत? अरे इतनी तो मैथमेटिक्स आती कि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है ना। लिखा रहने दो, मॉड लगाओ नहीं, थोड़ा गलत सलत लिखा रहने दो, है ना। लेकिन लेंथ कैसा होता है? क्लियर है? इसके क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। फिर से बताना भाई। लेंथ ऑफ टेंजेंट y1 cosec थीटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 sec थीटा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 cot थीटा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 tan थीटा। बोलो कितना आसान है ना। आप क्वेश्चन कर सकते हो इसके। फाइंड, बेटा प्लीज बातें नहीं। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर y इक्वल टू x³ + 3x² प्लस का 4x - 1 एट x इक्वल टू 0। चलिए ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल डाल लो अपने मन से। हालांकि ये सेम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, थोड़ा सा स्पीड में रिवीजन तो ऐसा ही होता है ना, समझ में भी आ जाए, थोड़ा जल्दी भी हो जाए। एक्चुअल में हम आपको बताएं, एक्चुअल की मैथ्स अभी चल रही है, सीधी सी बात है। जो अभी रिवीजन आपका स्टार्ट हुआ, ये एक्चुअल की मैथ्स है, की इतना ही पढ़ाना चाहिए, यही पढ़ाना चाहिए, और इतनी जल्दी जल्दी चैप्टर्स खत्म होने चाहिए। यदि कोई जेई लेवल का बच्चा है तो उसको कैप्चर करना पड़ेगा, इतना आना चाहिए उसको, ये स्पीड होनी चाहिए। बट हमें पूरी क्लास लेके चलनी पड़ती है, उसमें बहुत सारे वीक स्टूडेंट भी होते हैं, सब कुछ धीरे धीरे हर चीज को सिखाना पड़ता था। अभी तो सिखाना नहीं आप लोगों को, अभी तो सीधे ये अप्रोच करनी कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वहां पर। अच्छा एक चीज समझो बेटा, क्या पूछा गया है? अरे क्या पूछा गया? लेंथ ऑफ, तो वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है y1 cosec थीटा। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, y पॉइंट का, पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट पता है तो y नहीं निकाल ले जाओगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू कितनी आई बेटा? x 0 रखने पर y की वैल्यू। अच्छा अभी ये cosec का मतलब समझ रहे हैं? तो y1 तो आ चुका है,
कॉसेक थीटा का मतलब समझे, वी नो दैट कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर को डीवाई अपॉन डीएक्स का, नहीं समझे? अरे डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज करा चुके ना, तो अभी समझ में आना चाहिए। क्या इसका डीवाई अपॉन डीएक्स निकाल सकते हैं? निकालो भाई, डीवाई अपॉन डीएक्स कितना आया? किस पर निकालना है डीवाई अपॉन डीएक्स एट एक्स इक्वल टू, कितना आया? 4 आया। इसमें रखो कॉसेक की वैल्यू कितनी आई? रूट 70 बाई 17, रूट 17 बाई 4, पटक दें इसमें, y1 की जगह माइनस नेगेटिव है, मॉड ले लें, -1 और इंटू रूट 17 बाई 4, आंसर इज रूट 17 बाई, बोलो भाई, आसान है, सब तुम लोग कर ले रहे हो, बस पढ़ाना पड़ता है बस, सब बढ़िया बच्चे हो। फाइंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, समझ जाओगे? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4ax, 4ax एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर। अब बोलोगे आप पॉइंट चेंज तो लेंथ चेंज, मैंने बोला किसी भी पॉइंट पर, तो एक बार निकाल के देखो, जनरल पॉइंट लेके देखो, y x y वाला, देखो क्या होता है, क्योंकि एनी पॉइंट बोला तो जनरल पॉइंट लेके चलना पड़ेगा। एनी पॉइंट का मतलब जनरल पॉइंट, टू ए। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता कितना है? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दैट इज इक्वल टू y1 tan थीटा होता है क्या? tan थीटा को क्या लिखते हो? y1 को y लिख दें, वो जनरल पॉइंट है, और tan थीटा को dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू 2a बाई y से y उड़ गया, कितना आ गया? ये तो फिक्स हो गया ना, मतलब इसमें एक चीज सीखने को मिल गई जो कि कोऑर्डिनेट में नहीं पड़ी थी। अपने पैराबोला पर, कौन से पैराबोला पर? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर किसी भी पॉइंट पर सब नॉर्मल की लेंथ फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती, और दैट इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सब नॉर्मल की लेंथ होगी वो आधी होगी किसके? लेटस रेक्टम की लेंथ के। याद रखोगे? किसी को डाउट हो तो पूछो। if length of subnormal if length of subnormal at any point to curve y की पावर n इक्वल टू a की पावर n माइनस 1 इंटू x is constant, then find n, then find n। पता ये जो मैथ अभी पढ़ा रहे हैं इससे थोड़ा मजा आती है।
उसमें जब पढ़ाते रहते हैं सोचते हैं, यार क्या पढ़ा रहे हैं, आधों को तब भी समझ नहीं आता है। अह, अभी इसमें कोई टेंशन नहीं होती है इस समय कि किसी को आए समझ में, या मुझे अपनी मैथ्स पढ़ानी है, तो इसमें जो पढ़ाना है वो पढ़ाते जा रहे हैं। इससे किससे हो गया? सबसे पहली बात, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन, सुन लो बेटा, इधर सुनो। क्या बोला गया? लेंथ ऑफ क्या है? ऐसा कौन सा कर्व होता है जिसमें लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कांस्टेंट होता है? पैराबोला। कौन सा वाला पैराबोला? वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको वाई स्क्वायर बनाना तो एन की वैल्यू 2 रखो, वाई स्क्वायर बना, ये ए बना, ए एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स मतलब किसके जैसा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के जैसा पैराबोला। इसका मतलब इसका सब नॉर्मल का लेंथ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फॉर एन इक्वल टू, खत्म। बोलो भाई, अरे ये तो क्वेश्चन किया था अभी। अरे याद है ना, पैराबोला का लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये पैराबोला है, बन सकता है किस एन के लिए? अच्छा ये वाला मेथड नहीं आ रहा तो दूसरा मेथड देखो, मेथड नंबर 2। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होता है बेटा? y1, y1 की जगह है ना, एट एनी पॉइंट है, टेन थीटा का मतलब dy अपॉन dx आप लोगों ने निकाला होगा मेहनत से, y अपॉन, बताओ भाई, dy अपॉन dx नहीं निकाला ही नहीं? किसने किसने निकाला? बताओ बेटा। a की पावर n-1, n y की पावर, ये बना। अच्छा अभी देखो, ये तो कांस्टेंट है a की पावर n-1, इससे कोई दिक्कत, ये n भी कांस्टेंट, इससे कोई दिक्कत। इस y ने इसको काटा तो नीचे कितना बचा? y की पावर, लेकिन अभी जो ये सब नॉर्मल की जो लेंथ निकल के आ रही है, इसमें ये y का लफड़ा आ रहा है। यदि y रिमूव हो जाए तो कांस्टेंट लेंथ हो जाएगी। अरे ये a भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, बस y का लफड़ा। तो y रिमूव करने का मतलब इसको 1 के बराबर, यदि इसको 1 कर देंगे तो कांस्टेंट बच जाएगा। अब ये 1 कब होगा? जब पावर 0। अरे पावर 0 हो जाए तभी तो ये 1 बनेगा। y की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 मींस n इक्वल टू 2। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन समझ में आया कैसे करते हैं? इसमें कोई चीज कांस्टेंट करनी तो वेरिएबल को क्या बनाना है? 1। कोई चीज कांस्टेंट करनी तो वेरिएबल को क्या बनाना है? 1। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन में तो है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, ऑर्डिनेट ऑफ y इक्वल टू a/2 e की पावर x/a प्लस e की पावर माइनस का x/a e की पावर माइनस का x/a is geometric mean of length of normal and quantity and lambda। ये क्वांटिटी lambda है। then find lambda then find lambda।
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंक्रीज मैक्सिमा मिनिमा। ओके, मंडे से स्टार्ट करेंगे, लगभग अपना 1 वीक चलेगा वो, फिर टाइम ज़्यादा दूंगा मैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ऑर्डिनेट का मतलब समझते हो, वाई वाला, है ना। जैसे वाई कॉसेक लिखते हैं ना, तो कॉसेक के साथ जो वाई लिखा होता था वही वाला ऑर्डिनेट कहलाता। मतलब पॉइंट, जैसे एक्स को क्या बोलते हैं एब्सिसा, वाई को ऑर्डिनेट। जो पॉइंट होता था ना पी, एक्स कॉमा वाई, उसके वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट क्या है, इस कर्व का, इस कर्व का जो ऑर्डिनेट मतलब वाई है, इस ज्योमेट्रिक मीन, किसका ज्योमेट्रिक मीन है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेमडा का ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, बोलो भाई, ऑर्डिनेट वाई दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेंथ ऑफ नॉर्मल इनटू एंड लेमडा। इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे यही तो होता है, रूट ए बी लिख देते हैं, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेमडा का ज्योमेट्रिक मीन रूट लगाया, दैट इज इक्वल टू दिस वाई, वाई इज गिवन। अभी क्या करें, लेंथ ऑफ नॉर्मल पता है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होता है, y1 sec थीटा, y1 को y लिख दें, y1 को y sec थीटा, अरे बोलो भाई, और इंटू लेमडा, लेमडा ये एंगल में नहीं है, ये अलग है, बोलो भाई, स्क्वायरिंग मार दे, वाई वाई उड़ जाएगा, स्क्वायरिंग मारा, वाई वाई उड़ा दिया, बोलो बेटा, टिक टिक, तो y बराबर कितना, क्या निकालना है, लेमडा, लेमडा निकालना है, तो लेमडा निकालने के लिए सेक थीटा पता होना चाहिए, y तो पता है, सेक थीटा का मतलब, सेक थीटा का मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मतलब डीवाई अपॉन डीएक्स निकाल सकते हैं सभी लोग इसका, जल्दी से डीवाई अपॉन डीएक्स निकालो, उसका स्क्वायर करें, फिर +1 करें, फिर रूट ले लें, देखो क्या आया। पेन चलाओ भाई स्पीड में, ये जोड़ना घटाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, जल्दी जल्दी स्पीड में पेन चलाओ। हाँ ये ऐसा आएगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो जैसा फंक्शन है वैसा ही तो आएगा। डीवाई अपॉन डीएक्स आ रहा है, पूरा सॉल्व करो, 1 जोड़ो, रूट लो, थोड़ा सा स्पीड में पेन चलाए भाई। sec थीटा इक्वल टू y बाई ए, पक्का, sec थीटा इक्वल टू y बाई ए, देखो भाई, y बाई ए का मतलब ये आपका बन रहा होगा, कितना बन रहा होगा, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय 2 ई की पावर x बाय ए प्लस ई की पावर माइनस x बाय ए। क्या इतना ये कैलकुलेशन करने पर आ रहा है, ये चीज आ रही है? अब जो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा उससे मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, थोड़ा घटाना आपको आना चाहिए। इससे ये आएगा, फिर इससे ये लिख सकते हैं,
नीचे ए आएगा क्या? अच्छा, इसकी जगह क्या रख दोगे? नीचे ए स्क्वायर बनेगा, क्या बन रहा है देखो एक बार कैलकुलेशन। अरे ये टोटल अच्छे से देखो, क्या y बाई ए बन रहा है? पक्का पक्का। y बाई ए का मतलब ये वाली जो क्वांटिटी, उसमें ए स्क्वायर नहीं आ रहा होगा ना? 1/2 ई की पावर माइनस प्लस एक्स बाय ए, ई की पावर माइनस एक्स बाय ए, ये बन रहा है क्या? माइनस उसमें आ रहा है, प्लस नहीं आ रहा है? अरे थोड़ा कैलकुलेट करके हम ही देख लेते हैं भाई, लोग पता नहीं क्या करोगे, 1 मिनट करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, a/2 कांस्टेंट है बच्चा, बाहर चला जाएगा। e की पावर x बाय ए का डिफरेंशिएशन, e की पावर x बाय ए, नीचे a आ जाएगा। e की पावर माइनस एक्स बाय ए का माइनस एक्स बाय ए, और नीचे a आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, a से a उड़ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज 1/2 ई की पावर x बाय ए माइनस का e की पावर माइनस एक्स बाय ए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। इसमें पटक दो, इसी में तो पटकने की बोल रहे थे, तो पटकोगे तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, इसका स्क्वायर करोगे e की पावर 2x बाय ए प्लस का e की पावर माइनस 2x बाय ए, और माइनस का, कोई दिक्कत किसी को? अब ये 4 है, 4 का रूट लोगे तो 1/2 निकलेगा। इधर कितना बचेगा? 4 और 2, 2, ये 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 e की पावर x बाय ए प्लस e की पावर माइनस एक्स बाय ए का, नहीं समझे? अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 और बच रहा है ना, ये स्क्वायर और रूट गायब हो गया। अरे बोलो भाई, समझ में आया? तो स्क्वायर और रूट सब ये गायब हो गया, क्या बचा? 1/2 ई की पावर x बाय ए प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय ए, ये आपका सेक थीटा आया। पटक दें इसमें, तो यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, y बराबर लेमडा। इसको हम कुछ और लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू देखो कितनी लिखोगे यहां से, दिस अपॉन 2 इज y बाय ए, सही बोल रहा था एक बच्चा, दिस इज y बाई ए। तो यहां पर रखते हैं सेक थीटा की वैल्यू y बाई ए, y से y उड़ गया तो लेमडा इक्वल टू ए, सही बोल रहा था। रफ करें, सब नॉर्मल मतलब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, कॉमा ऑर्डिनेट, कॉमा ऑर्डिनेट, कॉमा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आर इन, फर्स्ट ऑप्शन एपी, सेकेंड ऑप्शन ईपी, थर्ड ऑप्शन एचपी, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी।
सब नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है? सब नॉर्मल की लेंथ y1 tan थीटा, सब टेंजेंट की लेंथ y1, मल्टीप्लाई करो इसको Sn इंटू ST इक्वल टू ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, तब जीपी, अरे जीपी होता है ना बी स्क्वायर बराबर AC के जैसा है। इस दीज नंबर्स आर इन, डिस्टेंस याद होनी चाहिए, कौन कितनी डिस्टेंस है। नहीं याद है तो फिगर बना सकते है ना, ट्रायंगल वगैरह बना लेंगे, वहां पर देख लेंगे कौन सेक है, कौन कॉट है, कौन टेन है। चलिए इसमें हेडिंग हम लोग डालते हैं, 3 फंक्शन लेंगे, तब तक कुछ लिखना नहीं, ठीक है। एक सबसे पहली हेडिंग, कुछ लिखना नहीं बस समझते जाना, शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर, ये वर्ड पहले भी सीखा था, कहाँ पर सुना था? डिफरेंशियबिलिटी में, जहाँ शार्प कॉर्नर होता है वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एक शार्प कॉर्नर का एग्जाम्पल लेंगे, बट कुछ लिखना नहीं, 3 एग्जाम्पल लेना है मुझे। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू, ये एक फंक्शन है। अच्छा, इस फंक्शन को यदि हम लोग देखें, इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ये कौन सा एक्सिस, ये कौन सा, एक्स की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो कौन सा कर्व, तो कौन सा कर्व बनाएंगे बेटा? पैराबोला, पक्का? 0 या 0 से बड़े के लिए पैराबोला बन रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को? 0 या 0 से छोटे के लिए साइन, 0 या 0 से छोटे के लिए जो आपका कर्व बनेगा वो साइन वाला बनेगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग ये ऑब्जर्व करें, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें। ये जो पॉइंट है 3 तरीके से इसका नाम हो सकता है, या तो ये शार्प कॉर्नर है, या तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ होगी, मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या फिर ये कस्प होगा। 3 पॉइंट लिए हमने, एक शार्प कॉर्नर, दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला, वर्टिकल टेंजेंट वाला पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पढ़ाया है ना। एक हमने बोला कस्प। तो अब ये क्या है, ये वाला जो पॉइंट है जो ओरिजिन पर है, ये कस्प है, या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, या फिर शार्प कॉर्नर है। तो इसके लिए एक लॉजिक होता है, हम लोग इसमें जैसे किस पॉइंट पर देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर, तो एक्स इक्वल टू 0 के राइट में डेरिवेटिव निकालेंगे डैश, और एक्स इक्वल टू 0 के लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में। क्या इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग? फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, साइन का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, 0 प्लस मतलब 0 के राइट में, 0 के राइट में फंक्शन कौन सा, 2x वाला, इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे कितना दे देगा, पक्का? अच्छा, इस वाले में तो 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन 0 रखने पर cos 0 कितना, क्या दोनों इक्वल है? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और याद रखना, क्या इनकी वैल्यू फाइनाइट दिख रही है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0, फाइनाइट एक नंबर होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, नहीं राइट हैंड 0 लेफ्ट हैंड 1, दोनों फाइनाइट है, इक्वल। ये जो डेरिवेटिव है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल ना हो और इनकी वैल्यूज कैसी हो,
फाइनाइट, तो हमें क्या मिलता है? शार्प कॉर्नर मिलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? शार्प कॉर्नर कब मिलता है? लिखना नहीं कुछ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ना हो बट दोनों की वैल्यूज फाइनाइट, तो क्या मिलेगा? शार्प कॉर्नर। अच्छा, एक और फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ये फंक्शन है। इसका ग्राफ यूज किया था हम लोगों ने, ड्रॉ किया था कहां पर? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ा था हम लोगों ने। इसका जो ग्राफ होता था, क्या ये ग्राफ होता था? अरे एक ग्राफ ऐसे y इक्वल टू एक्स क्यूब का होता था, उसका ये इनवर्स वाला ग्राफ है। अब इसमें यदि हम लोग देखें, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये शार्प कॉर्नर है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या वर्टिकल टेंजेंट वाला पॉइंट है, या कस्प है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर जीरो के राइट में इसका डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, तो जैसे डिफरेंशिएशन करोगे, एक कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे x की पावर n टाइप का है, n आगे आया, एक पावर कम हो गई, इसका मतलब ये 1/3 और x की पावर 2/3, और x की वैल्यू कितनी? 0। 0 रखने पर नीचे लफड़ा हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव डिफाइंड टाइप का। जब डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता है डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने पर, तो हमें ये डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद लेनी होती। फर्स्ट प्रिंसिपल राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। a की वैल्यू कितनी? 0। f ऑफ 0 प्लस h का मतलब fh माइनस fa। a की वैल्यू कितनी? 0 अपॉन में कितना? तो fh का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, fh का मतलब h की पावर f0, 0 रखोगे तो अपॉन में कितना? कटा पिटा। अभी नीचे h की पावर 2/3 बच रहा है, h की जगह 0 रखोगे तो ऊपर तो नंबर है, नीचे नंबर अपॉन 0, अनडिफाइंड वैल्यू आई। कौन सी? 0 के राइट हैंड साइड पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू कितना आ रहा है? अनडिफाइंड। सिमिलरली 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अगेन 0 के लिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है, अरे वो डिफरेंशिएट ही नहीं हो रहा था वहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, a की वैल्यू हम सोचने लगे किसी के बारे में, तो क्या होगा तुम्हारा? ना नहीं सोचना बेटा, है ना? तो कह दो याद मत किया करो। कुछ और मतलब क्या सोच रहे थे? हाँ, कोर्स रिवाइज चल रहा था। तो यार हमारा भी रिवीजन हो जाता तो वाला तो हमने सोचा था मतलब आईएएस के लिए तो ऐसे रिवाइज हो जाता बढ़िया रहता है ना? बट जब पैसा ज़्यादा मेरे पास आने लगा तो आईएएस लेकिन इतना होता कि ऐसे रिवाइज हो जाता तो मैं जरूर पढ़ देता उसका। सोचे सोचे जब रिवाइज हो जा रहा है और वो भी टीचर इधर है, तो ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे छोड़ के इनको देख के कोर्स रिवाइज कर रहे हो, या फिर तुम्हें आगे देखना पसंद नहीं है? अभी सही है, अब सही बैठ गए। आगे देखना पसंद नहीं है, पीछे देखना पसंद है, क्या है क्या नहीं है, कौन सा? छोड़ो, आगे आ जाओ, इधर थोड़ा इधर फोकस करना है भाई, ऐसे हम डिस्टर्ब हो जाएंगे आपको देख के। लिमिट h टेंस टू, ठीक है, f ऑफ a माइनस h, a की वैल्यू 0, तो 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h, f ऑफ, अरे ये सब लिखने की जरूरत नहीं, इतना तो आता है ना। अब नहीं आता तो फिर किसकी प्रिपरेशन करने आए हो, है ना? तो इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, आईआईटी वाले टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, लिखते नहीं ज्यादा, है ना? माइनस का f0 अपॉन में माइनस h। तो अभी देखें
लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ माइनस एच रखोगे तो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस एच की पावर 1/3, 0 रखोगे तो 0 अपॉन में माइनस एच, माइनस माइनस चला गया, अगेन कितना आ गया? क्या दोनों डेरिवेटिव इक्वल है? राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों की वैल्यू यदि इक्वल हो और दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो हम कहते हैं वर्टिकल टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा? वर्टिकल टेंजेंट। और जहां पर वर्टिकल टेंजेंट बन जाएगा वहां पर होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे बात करें तो इस जगह पर ये वाली टेंजेंट बनेगी। इस कर्व पर देखें, इस कर्व पर टेंजेंट को ड्रॉ करना है ना, तो ये टेंजेंट है। एक्चुअल में हम लोग कहते हैं टेंजेंट टच करती है, बट यहाँ पर क्या कर रही? इंटरसेक्ट। अरे पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, टेंजेंट इंटरसेक्ट करती हुई चली जाती है। वहां पर एग्जांपल लिया था y इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी एग्जांपल कौन सा है? y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। उसमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट था, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट था तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाता था। वर्टिकल टेंजेंट है तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे कॉन्केविटी क्या होती थी? चेंज। जैसे ये कॉन्क्यो अप है तो आगे चल के, है ना, एक और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बहुत सारी बातें वहां पर थी, ज्यादा बातें डिस्कस नहीं करनी इतना, हमें केवल ये सीखना था कहां पर वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, इसी में एक और है, इसी में एक और एग्जांपल है, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर कितना? 2/3। अच्छा, इसका यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो जैसा ये लिखा ना एक्स की पावर 1/3, इसका क्या है? एक तरीके से स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब लगभग ऐसा ही कुछ कर्व बन रहा होगा, बट नेगेटिव तो नहीं होगा। अरे ये तो नेगेटिव वैल्यू भी देगा, बट इसका ये क्या है? स्क्वायर, तो इसके नेगेटिव का लगभग ये बनेगा। तो अभी x इक्वल टू 0 पर आपको कुछ दिखने लगा होगा, ठीक है? तो अब ये कौन सी चीज है? शार्प कॉर्नर है या वर्टिकल टेंजेंट यहां पर ड्रॉ होगी, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या कस्प है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? जीरो के राइट हैंड पे डेरिवेटिव करेंगे। आप इसको डिफरेंशिएट करके देखो, x इक्वल टू 0 रखोगे, फंक्शन वो डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा। हमने कहा भाई लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब fh का मतलब h की वैल्यू यहां रख दो, h की पावर 2/3 माइनस f0 का मतलब 0 अपॉन h। पटका काटा पीटा कितना दे दिया इसने? अभी उसके बाद ये समझ सकते हैं ना, तो पहले जब पढ़ाया था तो वहां बहुत ज्यादा डिस्कस किया था, ये दूसरे नंबर पे अभी पढ़ाया है तो थोड़ा कम, अब तुरंत कब तुरंत पढ़ा रहे हैं तो, है ना। अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू f ऑफ a माइनस एच, मतलब 0 माइनस एच रखोगे तो यहां पर माइनस का लफड़ा ही नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस f0 अपॉन माइनस एच, कटा पिटा, माइनस का इनफाइनाइट, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल, और इनमें से कोई एक इनफाइनाइट है तो दूसरा कोई, मतलब इक्वल ना हो। कैसे, कब इक्वल नहीं होंगे? जब एक कोई इनफाइनाइट, दूसरा, एक चीज समझना, इन अनडिफाइंड होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज अनडिफाइंड हो, इनमें से एक इनफाइनाइट हो और दूसरा, यदि ऐसा हो जाए तो इस जगह पर बनता है कस्प। एक बार याद रखना, शार्प कॉर्नर का बनता है डेरिवेटिव इक्वल और फाइनाइट वैल्यूज। कस्प कब बनता है? डेरिवेटिव इक्वल ना हो और इनफाइनाइट वैल्यूज हो, कोई एक इनफाइनाइट हो दूसरा माइनस इनफाइनाइट। वर्टिकल टेंजेंट कब ड्रॉ होता है? डेरिवेटिव आपके इक्वल हो और उनकी वैल्यूज इनफाइनाइट हो, तो उस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट मतलब दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कर्व की कॉन्केविटी चेंज होगी। नोट करो भाई, यहाँ पर शार्प शार्प कॉर्नर, यहाँ पर हेडिंग थी वर्टिकल टेंजेंट और यहाँ पर था कस्प।
क्लास के मालिक हैं, जब आए आ सकते हैं, जब जाना हो तो जा सकते हैं। हाँ थैंक, जा सकते हैं। दोबारा वापस आए तो थैंक यू बोलना पड़ेगा ना मेरे को, है ना। नहीं बहुत किया कि वापस आया। अब हमें क्या पता, मम्मी का फोन आया है, बड़ी मम्मी का फोन आया। मैं एक लॉजिक और अभी बताएं। क्या सभी का? चलिए, आपका इसमें एक फंक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सिग्नम फंक्शन। ग्राफ आता है इसका, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये कर्व होता है, एक्स लेस देन जीरो के लिए ये कर्व होता है, और एक्स इक्वल टू जीरो पर इस जगह पर होता है। अब आपको एक्स इक्वल टू जीरो पर बताना है कस्प है, शार्प कॉर्नर है, या वर्टिकल टेंजेंट। इन केस ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या मिलता है, एक्स इक्वल टू जीरो, शार्प कॉर्नर मिलता है, वर्टिकल टेंजेंट मिलता है, या कस्प मिलता है। शार्प कॉर्नर एक्स इक्वल टू जीरो पर आप लोग बोल रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं भाई। तो ये सब पता करने के लिए हमें जीरो के राइट और लेफ्ट पे क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो हमने कहा डेरिवेटिव निकालना है जीरो के राइट में। सब में डेरिवेटिव लगा था ना, एफ डैश नहीं लगा था ना, लगा देते हैं। ये डैश, ये डैश, ये डैश, ये डैश, है ना, डेरिवेटिव है ये सब। मैंने बोला है, आप समझ रहे होंगे, लगा नहीं है वहां पर डेरिवेटिव। चलिए, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। जीरो के राइट में देखें तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू जीरो। लिमिट h टेंस टू जीरो लिखा,
फिर क्या लिखते हैं, 0 प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ एच। तो 0 प्लस पर देखें फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू, अरे 0 प्लस पर मतलब एफ ऑफ एच माइनस एफ जीरो, अपॉन में क्या लिखते हैं, एच की वैल्यू 0 रखोगे 1/0। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? अच्छा, 0 के लेफ्ट में देखते हैं डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू -1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस 1/0 इज बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल, और दोनों की वैल्यू मतलब क्या बनेगा, यहां पर कॉन्केविटी चेंज नहीं है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, केवल किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिकल टेंजेंट। इसलिए याद रखना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहीं पर होगा जहां कॉन्केविटी चेंज हो, यहां केवल वर्टिकल टेंजेंट तो बोल सकते हैं बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली बात नहीं बोलेंगे। क्लियर है सभी को? अरे कॉन्केविटी चेंज होती है जहां पर, वहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। चले एक और फंक्शन इसी में, अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर आपको बताना है क्या मिलेगा, कस्प मिलेगा, वर्टिकल टेंजेंट होगा या शार्प कॉर्नर होगा। चलिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 0 के राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच पर यदि हम लोग देखें तो क्या ये फंक्शन बनेगा, मतलब रूट एच टाइप का बनेगा। अरे 0 प्लस का मतलब पॉजिटिव, तो मॉड अपने आप हट जाएगा, तो रूट एक्स टाइप का, तो एफ ऑफ एच का मतलब रूट एच, ये रूट एच बना, माइनस एफ 0, इसमें 0 रखोगे तो अपॉन में कितना कितना दिया, पक्का? अरे इतना तो लिमिट आता है ना सॉल्व करना। 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें तो 0 के लेफ्ट का मतलब अंडर रूट के अंदर क्या बना, ये बनेगा, लेकिन हमें एफ ऑफ माइनस एच बताना है, तो एफ ऑफ माइनस एच का मतलब ये कितना बन जाएगा, अरे फंक्शन तो ऐसा होगा ना, लेस देन के लिए मॉड हटा माइनस लगा, तो रूट के अंदर माइनस एक्स लिखा हुआ है, बट हमें एफ ऑफ माइनस एच लिखना है, तो एक्स की जगह माइनस एच रखोगे, माइनस माइनस प्लस माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच, कितना बना, दोनों इक्वल नहीं है, एक इनफाइनाइट है दूसरा माइनस इनफाइनाइट है, इसलिए क्या बनेगा, बात समझ में आ रही है? कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझे बेटा? जैसे लेट अस कंसीडर, ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये कौन सा, ये आपका एक क्या है, कर्व है,
इस कर्व पर एक P पॉइंट है जिस पर हम लोगों ने ये टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो उस टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को A पर और वाई एक्सिस को B पर कट किया। अब ये जो P पॉइंट है ये एक्चुअल में x1 कॉमा y1 पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट को ड्रॉ करना है और टेंजेंट का ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता करना है। क्या हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं? पॉइंट पता है तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल टू m, मतलब स्लोप। स्लोप का मतलब dy अपॉन dx इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जनरल इक्वेशन है, स्लोप dy अपॉन dx हो गया, जो भी कर्व होगा उसका dy अपॉन dx वहां लिख जाएगा। अच्छा, इसमें यदि हम a पॉइंट निकालना चाहते हो तो y को जैसे ही y 0 करोगे तो कुछ a बनेगा। a का x कोऑर्डिनेट बताओ कितना आ रहा है। और सिमिलरली बी पॉइंट निकालना, दोनों निकालने, एक बार निकालो भाई, कैलकुलेट करो भाई आप लोग। चलिए, ये कितना आया बताओ भाई। ए पॉइंट x1 माइनस y1 अपॉन dy अपॉन dx, ये बन रहा है कॉमा 0। यदि y की जगह 0 रखोगे, क्या ये x इतना आ रहा है? एक बार देख लो भाई, पक्का? यदि यहां पर हम लोग x को 0 रखें तो y की वैल्यू, अरे कैलकुलेट करो भाई, x 0 करेंगे तो y की वैल्यू, क्या लिखोगे भाई? y1 माइनस x dy अपॉन, पक्का ये बनेगा? देख लो भाई। अब ना क्वेश्चन नोट करें तो सॉल्व कर दें। चलिए, इसमें क्या लिखा है? एक कर्व C है, ये C कर्व है, इसमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, P पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर कट करता है, ठीक है। और ये जो कर्व है किस पॉइंट से पास हो रहा है?
1,1 सेटिस्फाई करेगा सी कर्व को। और क्या गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, अरे P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो P का x कोऑर्डिनेट कितना लिखा है, x1, इसको मैं थोड़ा सा x लिख दे रहा हूं, जनरल लिख दे रहा हूं, इक्वल टू इधर इधर क्या लिखा है, x माइनस वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो लिखा है। तो x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, क्या ये बनेगा। अच्छा ये ऐसा ये बना क्या, इससे फायदा क्या मिला, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, dy अपॉन dx में आ गई, और डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ये x इधर गया, 2x हो गया, 2x से x गया, क्या बचा है x बचा, और क्या बचा, x बचा, और बचा आपका माइनस का y, इधर dx अपॉन dy, ऐसा बना क्या, dy उधर भेज दो, dy अपॉन y हो गया, माइनस का dx अपॉन x हो गया, क्या वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इंटीग्रेशन ln y, इसका इंटीग्रेशन माइनस ln x, और जब हर जगह ln होता तो ln c लिख देते हैं क्या, इसको उधर भेज दिया, ln y प्लस ln x इक्वल टू c हो गया क्या, तो ये ln ऑफ क्या बन गया, इधर ln c, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या बन गया, कर्व। इस कर्व को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1,1, जैसे रखोगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब कर्व की इक्वेशन क्या आ गई, बोलो भाई। क्या इस तरीके का ये समझ में आया, जब भी क्वेश्चन आएगा कि टेंजेंट एक्सिस को कर जाए तो वहां पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ये आ गया तो फिर कर नहीं पाते क्योंकि दिमाग ही नहीं लगता यहां डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। यदि टेंजेंट एक्सिस को कट कर जाए, किसी जनरल पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ किया गया होगा, तो उस पर बेस्ड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। अच्छा टेंजेंट वाले में इजिली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, डिवाई अपॉन डीएक्स टेंजेंट वाले में होता है, तो टेंजेंट वाले में मैक्सिमम क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से होते हैं। तो आज की कहानी हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साथ।